इमेजिन करिए आप एक शाइनी एयर कंडीशन बैंक में एंटर करते हो। आप सीधे बैंक मैनेजर के पास जाते हो और उसके सामने जाके बैठ जाते हो क्योंकि आपको 50 लाख के होम लोन की जरूरत है। और फिर बैंक मैनेजर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराता है, आपका सिबिल स्कोर चेक करता है और यहां तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। मैनेजर स्माइल करता है, अपने कीबोर्ड पर कुछ बटन्स क्लिक करता है और कुछ ही मिनटों में आपके फोन पर एक एसएमएस पॉपअप होता है that your account has been credited with 50 lakh rupees। 50 लाख रुपए, सिर्फ ऐसे ही। पर एक मिनट रुकिए, क्या आपने कभी रुककर सच्ची में ऐसा सोचा है कि ये पैसा आखिर आया कहां से? क्या मैनेजर किसी बड़े से स्टील वॉल्ट के अंदर गया और कैश के बंडल्स को निकाल कर लाया था? नहीं। तो क्या बैंक के पास पहले से ही वो एग्जैक्ट 50 लाख रुपीस सिर्फ आपके लिए वेट कर रहे थे? या फिर क्या उन्होंने सीक्रेटली किसी रिटायर्ड अंकल के फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए? और या फिर कुछ बहुत ही अनबिलीवेबल, ऑलमोस्ट मैजिकल आपकी आंखों के सामने हो रहा है? वेलकम टू इनसाइड मनी एपिसोड नंबर 1। इस एपिसोड के अंत तक पैसों को लेकर आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी। आप एग्जैक्टली समझोगे कि बैंक्स को एक्चुअली वो पैसे कहां से मिलते हैं और वो आपको उधार या लोन कैसे देते हैं। आप समझोगे कि अगर बैंक्स मनी क्रिएट कर सकते हैं तो फिर उन्हें आपके एफडी या फिक्स्ड डिपॉजिट्स इतनी डेस्परेटली क्यों चाहिए होते हैं। आप सीखोगे कि बैंक्स क्यों अनलिमिटेड मनी प्रिंट करके सबको रिच नहीं बना सकते। और आपको पता चलेगा एक शॉकिंग ट्रुथ कि कैसे आपका ईएमआई पे करना एक्चुअली मनी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फाइनली हम समझेंगे कि बैंक्स अपने बैक रूम में स्पेसिफिकली कैश प्रिंट क्यों नहीं कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिस्ट्री है जो सबके सामने लाना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। बचपन में आपने एक बहुत ही सिंपल सी कहानी सुनी होगी, एक ऐसी कहानी जो इतनी लॉजिकल लगती है कि उस पर कभी सवाल ही नहीं उठाया गया। कहानी यह है कि बैंक एक मिडिलमैन होता है, एक सेफ लॉकर की तरह। मान लीजिए अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सेविंग्स है तो आप बैंक में जाओगे और वो उस एक्स्ट्रा सेविंग्स को, मान लेते हैं जो कि 100 रुपए की है, उसको बैंक में जमा कर दोगे। अब आपको उस पर फॉर से 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फिर आते हैं एक अलग इंसान, वो बैंक जाता है एक बिजनेस लोन लेने के लिए। तो बैंक वही आपके डिपॉजिट किए हुए 100 रुपए को उस आदमी को 10% के इंटरेस्ट पर दे देता है और बीच का 5% बैंक का प्रॉफिट। सिंपल राइट? बैंक्स कलेक्ट डिपॉजिट्स, बैंक्स लेंड दोज सेम डिपॉजिट्स टू अदर्स। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सच बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ पिक्चर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर बैंक सिर्फ वही पैसा आगे लेंड करते हैं जो लोग डिपॉजिट करते हैं तो दुनिया में इतनी तेजी से कभी ग्रोथ हो ही नहीं सकती थी। बैंक नॉर्मल मिडिलमैन नहीं होते, उनके पास एक ऐसी पावर होती है जो किसी भी और बिजनेस के पास नहीं होती। इस पावर को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो देखिए, कई हजारों साल पहले जब पेपर की फॉर्म में पैसा नहीं होता था तो लोग फिजिकल गोल्ड कॉइन्स यूज करते थे। पर गोल्ड भारी होता था और उसके चोरी होने का भी डर हमेशा लगा रहता था। तो लोग अपने शहर की सबसे सेफ इंसान के पास, जो होता था द गोल्ड स्मिथ, जिसे हम आमतौर पर सुनार बोलते हैं, उनके पास जाते थे क्योंकि उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग सेफ्स हुआ करते थे आयरन के। तो लोगों ने ये सब देखते हुए अपना गोल्ड उन सुनारों के पास रखवाना शुरू कर दिया और सुनार बदले में उनको एक पेपर रिसीट्स दिया करता था जिस पे लिखा होता था, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर 10 गोल्ड कॉइन्स। पर फिर धीरे धीरे लोगों ने रियल गोल्ड निकालना ही बंद कर दिया। वो मार्केट में उन पेपर रिसीट से ही सामान खरीद या बेच लिया करते थे बिकॉज इट वॉज जस्ट मोर कन्वीनियंट। बट एक दिन गोल्ड स्मिथ ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। उसने देखा कि जिन लोगों ने अपना गोल्ड रखा है वो सब एक ही दिन एक ही वक्त पर अपना गोल्ड वापस मांगने कभी नहीं आते। तिजोरी में रखा 90% गोल्ड हमेशा वैसे ही पड़ा। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक ऐसा आइडिया निकाला जिसने मॉडर्न दुनिया को बदल कर दिया। उसने सोचा कि अगर कोई मेरे पास लोन मांगने आए तो क्या मैं उसको एक नई पेपर रिसीट लिख कर दे सकता हूं बिना कोई नया गोल्ड रिसीव किए। और उसने एग्जैक्टली यही करना शुरू कर दिया। उसने हवा में ही नई रिसीट्स क्रिएट करनी शुरू कर दी एज लोन्स। और ये करते करते उसने रियल गोल्ड से ज्यादा वैल्यू की पेपर रिसीट्स मार्केट में शुरू कर दी। जब तक हम सब लोग एक साथ अपना गोल्ड लेने नहीं आए
ये सिस्टम परफेक्टली काम करता रहा। ये था मॉडर्न बैंकिंग का जन्म। लेकिन यहां पे एक सवाल उठता है कि आज के जमाने में पेपर रिसिप्ट्स तो होती नहीं है, तो आज के डिजिटल जमाने में ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए वापस चलते हैं हम अपने उसी ब्रांच मैनेजर के पास। आप मैनेजर के पास बैठे हो, लोन अप्रूव हो गया है, उसने एक एंटर दबाया और आपके अकाउंट में बैलेंस 50 लाख शो होने लगे। मैं चाहता हूं यहां आप पॉज करके सीरियसली खुद से एक सवाल पूछें, ये 50 लाख रुपए आखिर आए कहां से हैं? जब आप अपना मेट्रो कार्ड 5 रुपए से फॉर से रिचार्ज करते हो तो आप फिजिकल 500 का नोट काउंटर पर देते हो और वो सिस्टम में फीड होता है। वो एक प्री लोडेड मनी है। लेकिन क्या बैंक ने इस लोन के लिए आरबीआई से कैश मंगवाया? नहीं। क्या बैंक ने आपके लोन के लिए किसी दूसरे कस्टमर से 50 लाख रुपए माइनस किए? नहीं, क्योंकि बैंक अकाउंट बैलेंसेस आपस में लिंक्ड वेसल्स की तरह काम नहीं कर सकते। जब मैनेजर ने वो बटन क्लिक किया तो उसने आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर ही नहीं किया, उसने आपके अकाउंट में पैसा टाइप किया, उसने इसको क्रिएट किया आउट ऑफ नोवेयर। ये फाइनेंशियल वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीक्रेट, इसको कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक्स एक नए डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं जब वो कोई नए लोन्स को इशू करता है। ध्यान से सुनिए, नॉर्मल लॉजिक कहता है कि डिपॉजिट्स क्रिएट लोन्स। आप डिपॉजिट करोगे तभी तो बैंक लोन देगा, लेकिन रियलिटी में लोन्स क्रिएट डिपॉजिट्स। जब बैंक आपको 50 लाख का होम लोन देता है तो वो किसी तिजोरी से कैश निकाल कर आपको नहीं दे रहा है। बैंक सिर्फ अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक छोटी सी एंट्री पास कर रहा है। एक तरफ वो अपना बैलेंस शीट में लिखता है कि ये कस्टमर अब हमें 50 लाख रुपए ओ करता है, बेसिकली ये बैंक का एसेट है, और दूसरी तरफ आपके अकाउंट में वो 50 लाख के फिगर टाइप कर देता है जिसे आप भी यूज कर सकते हो। ये नया पैसा कल एग्जिस्ट भी नहीं करता था, ये एग्जैक्टली उसी मूवमेंट पर क्रिएट हुआ जब आपने लोन एग्रीमेंट साइन किया। ये बेसिकली एक डिजिटल आईओयू है। बैंक कह रहा है हम प्रॉमिस करते हैं कि आपके अकाउंट में शो हो रहे ये डिजिटल नंबर्स आपके घर खरीदने के लिए यूज किए जा सकते हैं। इसलिए ग्लोबल इकोनॉमी कंटिन्यूअसली एक्सपैंड होती रहती है, क्योंकि बैंक्स के पास लेंडिंग के थ्रू नया डिजिटल मनी क्रिएट करने का लाइसेंस होता है। बट वेट, आप भी शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर बैंक्स अपने कंप्यूटर पर नंबर्स टाइप करके हवा में पैसे बना सकते हैं तो फिर वो हर किसी को लोन क्यों नहीं दे देते? मुझे भी 1 करोड़ का लोन चाहिए, मेरे दोस्त को भी 5 करोड़ का लोन चाहिए, पॉवर्टी ही खत्म कर देता है। देखिए, अगर मनी क्रिएशन इतना आसान है तो बैंक आपके कजिन का पर्सनल लोन रिजेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि बैंक अनलिमिटेड हवा के पैसे नहीं बना सकता। ये मैजिक नहीं है, ये एक हाईली रेगुलेटेड मैथमेटिकल सिस्टम है और इसमें 3 सबसे बड़ी रुकावटें हैं: कैपिटल, रिस्क और आरबीआई। एक मैरिज बुफे का एग्जांपल सोचते हैं। केटरर ने 1000 लोगों को इनवाइट किया है, लेकिन खाना सिर्फ 400 लोगों के लिए ही बनाया है। उसे पता है कि सब लोग एक साथ खाना खाने नहीं आएंगे, लेकिन अगर खाना बिल्कुल बेकार हो गया या फिर लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार होने लगे तो केटरर का अपना लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है, उसकी जेब से पेनल्टी भी जाएगी। बैंकिंग भी एग्जैक्टली ऐसी ही है। जब बैंक्स आपको लोन देते हैं तो वो एक रिस्क ले रहे हो। अगर आपने वो 50 लाख रुपए नहीं लौटाए तो वो बैंक का बैड लोन बन जाएगा। अब अगर लोन वापस नहीं आया तो आरबीआई के रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट है। बैंक्स को वो नुकसान अपने खुद के कैपिटल से पूरा करना पड़ता है, और वो कैपिटल होता है बैंक्स के ओनर्स और शेयर होल्डर्स का। अगर बैंक अंधाधुंध लोन बांटते चला गया और लोग डिफॉल्ट करने लगे तो बैंक का अपना कैपिटल खत्म हो जाएगा, बैंक भी बैंकरप्ट हो सकता है। आरबीआई एक स्ट्रिक्ट हेडमास्टर की तरह बैंक के पास हमेशा डंडा लेकर खड़ा रहता है और डायरेक्शन देता है कि तुम मनी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उतना जितना रिस्क तुम्हारा खुद का कैपिटल झेल सकता है। इसलिए बैंक सिबिल स्कोर चेक करता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स मांगता है और सिक्योरिटी रखता है। वो 100% श्योर होना चाहता है कि उन्होंने जो पैसा क्रिएट किया है
वो उनके पास सेफली वापस आ जाएगा। पर अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, एक ऐसी मिस्ट्री जो स्मार्ट प्रोफेशनल्स को, जो कि फाइनेंस में काम भी करते हैं, उनको भी कंफ्यूज कर देता है। अगर बैंक्स कंप्यूटर पर नंबर टाइप करके 50 लाख के लोन क्रिएट कर सकता है, तो फिर वो मुझे दिन में 3-3, 4-4 बार फोन करके क्यों बोलता है कि सर हमारे पास एफडी करवा लो, हम 7% इंटरेस्ट दे देंगे, हम 7.5% इंटरेस्ट दे देंगे। उन्हें आपके सिर्फ 1 लाख की एफडी की इतनी डेस्परेट नीड क्यों होती है, जबकि वो हवा से पैसे क्रिएट कर सकता है। चलो आपके लोन पर वापस आते हैं। बैंक ने आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए टाइप कर दिए। अब उस पैसे का आप क्या करोगे? आप उसको बैंक में सजाकर तो रखोगे नहीं, आप उस पैसे को अपने बिल्डर को ही दोगे। सपोज आपका अकाउंट एसबीआई में और आपके बिल्डर का अकाउंट एचडीएफसी बैंक। जब आप 50 लाख रुपए का चेक या आरटीजीएस बिल्डर को देते हो, तो आपके एसबीआई अकाउंट से 50 लाख रुपए डिडक्ट होता है और बिल्डर के एचडीएफसी अकाउंट में चले जाते हैं। लेकिन वेट, एचडीएफसी बैंक एसबीआई से कहेगा कि भाई साहब आपने तो अपने कस्टमर के लिए हवा में पैसे क्रिएट कर लिए थे, लेकिन मेरे पास तो रियल पैसा आना चाहिए, तो प्लीज मुझे तो आप एक्चुअल सेंट्रल बैंक रिजर्व्स में ही 50 लाख रुपए ट्रांसफर करके दो। सो बेसिकली दिन के आखिर में जब बैंक्स आपस में हिसाब करते हैं, तो उन्हें रिजर्व्स या लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है। उन्हें एक्चुअल लिक्विड फंड्स चाहिए होते हैं दूसरे बैंक्स को पे करने के लिए। अगर एसबीआई के पास बहुत सारे लोग लोन लेकर आ रहे हैं और पैसे दूसरे बैंक्स में भेजे जा रहे हैं, तो एसबीआई की तिजोरी मतलब उसकी लिक्विडिटी खाली होने लगती है। इस लीकेज को भरने के लिए उन्हें और फ्रेश डिपॉजिट्स चाहिए रहते हैं। यही वजह है कि बैंक्स एफडीज के लिए इतनी एडवर्टाइजिंग करते हैं। वो आपका एफडी का पैसा डायरेक्टली लोन में नहीं दे रहे हैं, वो आपका एफडी का पैसा अपने पास रखते हैं ताकि जब उनका बनाया हुआ नया लोन का पैसा बैंक से बाहर निकले, तो उनके पास सेटलमेंट के लिए सफिशिएंट कैश और रिजर्व्स मौजूद है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बैंकिंग बैकएंड पर काम कैसे करती है। लेकिन एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख, बैंक्स हमेशा आपको और ज्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश क्यों कर रहे होते हैं? होम लोन्स, कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंसेस। जैसे ही आपकी सैलरी अकाउंट में आती है, आपका फोन रिंग होने लगता है, क्योंकि अब आप बैंक का बिजनेस मॉडल समझ चुके हैं। बैंक का मेन प्रॉफिट कहां से आता है? देखिए, एक कंसेप्ट होता है जिसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन या एनआईएम कहते हैं। इसको कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स के बिना समझने की कोशिश करता है। बैंक आपसे डिपॉजिट लेता है और आपको 6% इंटरेस्ट देता है। फिर बैंक वही रिजर्व्स यूज करके मनी क्रिएट करता है, किसी और को होम लोन या कार लोन दे देता है और उससे 9% इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। बीच का ये 3% का जो डिफरेंस है, ये बैंक का मार्जिन है, ये उनकी प्राइमरी कमाई। लेकिन क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन्स में ये मार्जिन और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। वहां इंटरेस्ट रेट 15% से लेकर 36% तक भी हो सकता है। इसलिए बैंक्स आपको अनसिक्योर्ड लोन्स लेने के लिए सबसे ज्यादा पुश करते हैं, क्योंकि वहां प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। हाँ, रिस्क भी ज्यादा है, पर मार्जिन उसको कवर कर ले। और बाकी चीजें जैसे इंश्योरेंसेज और म्यूचुअल फंड्स, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में इसे फी बेस्ड इनकम कहते हैं। जब बैंक आपको किसी और कंपनी का इंश्योरेंस बेचता है, तो उन्हें क्रेडिट क्रिएट नहीं करना पड़ता, उनका अपना कैपिटल रिस्क पर नहीं होता, उन्हें बस अपफ्रंट कमीशन मिल जाता है। ये उनके लिए प्योर रिस्क फ्री प्रॉफिट। इसलिए मॉडर्न बैंक एक सुपर स्टोर बन चुका है। वो चाहते हैं कि आप उनके बनाए हुए इकोसिस्टम के अंदर हमेशा ट्रैप्ड रहो। अब जब यहां तक हम आ ही चुके हैं, तो आपको एक और माइंड बॉगलिंग चीज बताता हूं। आपने 50 लाख के होम लोन के लिए हर महीने आपकी ईएमआई जाती है। लेट्स अज्यूम आपकी मंथली ईएमआई 50,000 रुपए की है। आपको पता होगा कि 50,000 रुपए में से एक हिस्सा प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो एक्चुअल लोन का काम करता है, और एक हिस्सा इंटरेस्ट का काम करता है जो बैंक की फीस है। लेट्स से 40,000 का प्रिंसिपल है और 10,000 का इंटरेस्ट। आपने ईएमआई पे की, 50,000 रुपए आपके अकाउंट से कटे और बैंक के पास चले गए। बट आगे क्या होता है? इंटरेस्ट का जो 10,000 रुपए होता है, वो बैंक की इनकम बन जाती है। वो उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चली जाती है, जिसे एम्प्लॉयज की सैलरी दी जाएगी, ब्रांच के रेंट जाएगा, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। लेकिन 40,000 प्रिंसिपल का क्या हुआ? ध्यान से सुनिए। जब बैंक ने लोन दिया, तो उसने नया पैसा क्रिएट किया था। जब आप उस लोन का प्रिंसिपल वापस कर देते हो, तो वो पैसा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सिंपली इकोनॉमी से वैनिश हो जाता है। याद रखिए, लोन एक डिजिटल आईओयू था, एक प्रॉमिस था। जब आपने कर्जा चुका दिया, तो वो प्रॉमिस भी पूरा हो गया। बैंक अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री रिवर्स कर देता है, डेट कैंसिल हो जाता है, और जो पैसा उस डेट के साथ क्रिएट हुआ था, वो
सिस्टम से लीगली डिलीट हो चुका होता है। हर बार जब भी कोई नया लोन लेता है, इकोनॉमी में नया पैसा पैदा होता है। हर बार जब भी कोई ईएमआई पे करता है, इकोनॉमी से वही पैसा डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट अब एक आखिरी सवाल और बहुत जरूरी सवाल, अगर बैंक्स के पास वो सारा पैसा है ही नहीं जो उन्होंने क्रिएट किया है, और अगर वो सच में इस बात पर या इस फैक्ट पर रिलाई कर रहे हैं कि कोई एक साथ अपना पैसा मांगने आएगा ही नहीं, तो क्या होगा अगर एक दिन सारे लोग अपना पैसा लेने पहुंच गए? इसके लिए हम सोचते हैं एक सिनेमा हॉल। फॉर से एक सिनेमा हॉल है जिसमें 100 सीट है और हॉल के जो ओनर है उसने 500 सीट तक बुक कर डाली, ये सोचकर कि लोग अलग अलग टाइम पर आके शोज देखेंगे। लेकिन एक दिन किसी ने अफवाह फैला दी कि आज से ये जो हॉल है वो बंद होने वाला है। और सोचो 500 के 500 लोग एक साथ हॉल के गेट पर आके खड़ा हो जाए तो क्या होगा? केओस। बैंकिंग की दुनिया में इसे बैंक रन कहते हैं। अगर कल सुबह एक रूमर फैल जाए कि आपका बैंक डूबने वाला है और बैंक के लाखों कस्टमर एक साथ ब्रांच पहुंच जाएं और अपना कैश निकालने लगे या अपने फोन से सारा पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने लगे, तो बैंक तुरंत कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि बैंक के वॉल्ट्स में उतना फिजिकल कैश और रिजर्व्स कभी होता ही नहीं है। याद कीजिए पीएमसी बैंक या फिर यस बैंक के क्राइसिस को। लोगों को अपने ही अकाउंट से एक लिमिट से ज्यादा पैसा निकालने से रोक दिया गया था, क्योंकि सबको एक साथ पे करने के लिए उन बैंक्स के पास उतनी लिक्विडिटी नहीं थी। ऐसे वक्त में आरबीआई एक लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट की तरह काम करता है। वो बैंक्स को इमरजेंसी कैश देता है ताकि लोगों को पैनिक से शांत किया जा सके। ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक इनविजिबल पिलर पर खड़ा होता है जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट, भरोसा। तो आज हमने एक बहुत बड़ी जर्नी कवर की है, बैंक्स को सिंपल मिडलमैन समझने वाले मिथ से लेकर गोल्ड स्मिथ के हिस्टोरिकल सेफ्स तक, ब्रांच मैनेजर को एक बटन क्लिक करके हवा से पैसे क्रिएट करने से लेकर कैपिटल और रिस्क के स्ट्रिक्ट लिमिट्स तक। अब आप जानते हो कि बैंक्स इंटर बैंक ट्रांसफर सेटल करने के लिए एफडीज के पीछे क्यों पड़ा रहता है। आप जानते हो कि वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन से अपना मैसिव प्रॉफिट्स कैसे बनाता है। आपको ये अनबिलीवेबल ट्रुथ भी पता है कि आपका ईएमआई रिपेमेंट एक्चुअली इकोनॉमी से मनी को डिस्ट्रॉय करता है, और आपको बैंक रन की बौखला जाने वाली रियलिटी का भी पता है। बैंक्स सबका पैसा किसी बड़े स्टील वॉल्ट्स में लॉक करके नहीं रखते, और वो सिर्फ बंच ऑफ ग्रीडी कॉर्पोरेशंस भी नहीं है जो अंधेरे में बिना कुछ सोचे समझे न्यू मनी क्रिएट करने में लगे हो। वो ह्यूमन बीइंग्स का बनाया हुआ सबसे सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकली प्रिसाइज ट्रस्ट सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं। मनी हर मिनट लगातार क्रिएट हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। पैसा अब गोल्ड या चांदी नहीं है, पैसा अब पेपर भी नहीं है। मॉडर्न इकोनॉमी में पैसा सिर्फ और सिर्फ एक भरोसा है, एक वादा है, एक डिजिटल प्रॉमिस है जो इस दुनिया को चलाता है। मेरे पास सालों से बैंक अकाउंट है, मैंने लोन्स भी लिए हैं, लेकिन इस एग्जैक्ट मशीनरी को समझना आपको पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल देता है। तो अगली बारी जब आप किसी ब्रांच में जाएं, या अगली बारी आपको एसएमएस पे आपका लोन अप्रूव होने का मैसेज आए, तो बस स्क्रीन पर उस नंबर को देखना और स्माइल करना, क्योंकि अब आपको वो सीक्रेट पता है कि वो पैसा एग्जैक्टली कहां से आया है। अगर इस डॉक्यूमेंट्री में आपका दिमाग घुमा दिया है तो इसे उस एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसको लगता है कि पैसा के बारे में उसको सब पता है, बिकॉज आई डाउट उसे ये नहीं पता होगा।